Assalamu alaikum. Today we are here with Dr. Yasir Masood Afaq, who is a psychologist, clinical psychologist himself. Today we will be talking about attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). So sir, सबसे पहले तो what is ADHD in common term? आम अल्फाज में क्या है? ADHD जैसे आपने कहा ना, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसके जो आम अल्फाज जो उर्दू में जो मुतबादिल हैं वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हैं। अपनी तवज्जो को किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक मरकूज़ ना कर पाना और एक उजलत में एक बेसुकूनी की कैफियत का बार बार शिकार होना, तहम्मुल का मुजाहरा ना कर पाना, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर मुतमईन ना हो पाना और बार बार अपनी उस अर्ज को टू सी न्यू थिंग्स, टू फाइंड न्यू थिंग्स, टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, उसका शिकार हो जाना, ये ADHD की अलावात भी हैं और शायद उसका इंट्रोडक्शन भी है। लेकिन ADHD बुनियादी तौर पर एक स्पेक्ट्रम है। मतलब ये कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं हम कहेंगे ओके जी अब है और अब नहीं, आपको ADHD है, आपको ADHD नहीं है। सो हम सब अगर सोचें, लेकिन अगर कोई बैरूनी अवामिल हैं, कोई एक नेगेटिव इंट्रैक्शन हो गया, कोई डिस्टर्बिंग थॉट, रेकरिंग थॉट बार बार कोई आ रही है, तो आम तौर पर बड़े तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करने वाले लोगों के लिए भी अपनी तवज्जो किसी एक चीज़ पर कायम रख पाना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ लाइक सम स्टेट, एक कैफियत है जो किसी पर भी तारी हो सकती है। लेकिन अगर किसी पर ये कैफियत ज़्यादा देर तक तारी होती रहे, जिस तरह उदास सब होते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत तवील अरसे तक बिला सबब उदासी बेकैफी का शिकार होता है, तब हम डिप्रेशन कहते हैं ना। तो ADHD हम उसमें कहेंगे कि जब ये वाली कैफियत मुस्तकिल हो जाए, लंबी हो जाए। तो सर अलॉन्ग विद दिस, जैसा आपने कहा कि उनकी अटेंशन और फोकस जो है डाइवर्ट हो जाता है, तो डज दैट मीन कि उनको अपनी आम जिंदगी में, भले वो काम हो या रिलेशनशिप्स हो या किसी भी अलग एस्पेक्ट्स में भी इसी तरह की टेंशन्स या फिर बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ा जो ADHD का सबसे बड़ा पाकिस्तानी कल्चर में, बैकग्राउंड में जो चैलेंज होता है, वो उसका अनडायग्नोज्ड या मिसडायग्नोज्ड होना है। ये समझ लीजिए। वैसे तो पूरी 350 से ज़्यादा डिसऑर्डर है ना हमारी डायग्नोस्टिक मैनुअल में, तो 340 तो हमारे घर वाले, फैमिली, माँ बाप समझते हैं कि ये इसके पर्सनैलिटी की, इसकी शख्सियत का फ्लॉ है ना। तो एक तो वो अनडायग्नोज्ड जाते हैं जब तक पानी सर से ऊंचा नहीं हो जाता। तो यही मामला ADHD के साथ भी होता है कि ADHD की जो पर्सनैलिटी टाइप जिस तरह बनती है, उसके अंदर एट टाइम्स बहुत हाइपर हो जाना, एट टाइम्स बहुत उदास हो जाना, बाज़ औक़ात किसी चीज़ पर बहुत हाइपर फोकस, हम उसको कहते हैं फिक्सेटेड हो जाना, करना है करना है करना है ये काम, और इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन और नामुकम्मल है। और कभी बहुत अहम चीज़ें जो ज़िंदगी में हो रही होती हैं उससे भी एक लाताल्लुकी की कैफियत में चले जाना और उसका इजहार करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिहेवियरल फ्लॉज के तौर पर ना साइन आउट होती हैं बाय द स्टेक होल्डर्स। तो सर क्या ये इजीली डिटेक्टेबल या डायग्नोसेबल होता है ADHD? तो ये ADHDs जो हैं एट टाइम्स या तो अनडायग्नोज्ड हो गए और बाज़ औक़ात मिसडायग्नोज्ड, डिप्रेशन के तौर पे डायग्नोज हो जाएंगे, एंग्जाइटी के तौर पे डायग्नोज हो जाएंगे, मूड डिसऑर्डर्स में डायग्नोज हो जाएंगे। और कुछ नहीं, एक हमारी किताब में, डायग्नोस्टिक मैनुअल में एक डिसऑर्डर ऐसा है जो इस वक्त अगर मैं उसके अलामात बोल दूं तो सारे सुनने वाले कहेंगे हम पे है। दैट इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, BPD। उससे मिसडायग्नोज करके और फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है विद एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी एंजाइटीज एंड स्टफ। तो सर अब जब वो डायग्नोज हो जाता है या इवन समटाइम जो अनडायग्नोज जा रहा होता है, बट फीचर्स तो वो एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं, पीपल हु हैव इट, तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे फेस इन देयर डेली लाइफ? सबसे बड़ा चैलेंज रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होता है। ADHD कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल होने के नतीजे में जो इंटरपर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तवक्कुआत की, एक्सपेक्टेशंस होल्ड करने की भी और एक्सपेक्टेशंस मीट करने की भी दूसरी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसमें मिसमैच आता है। मिसाल के तौर पर ADHD अपने तई बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे होंगे और उनकी केयर बहुत इंटेंस होगी, किसी एक चीज़ पर अचानक पता चले कि उनके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उन्होंने सारे खर्च करके आपके लिए बहुत महंगा से एक प्रेजेंट ले लिया, और उस प्रेजेंट के बाद शाम को जो है ना वो आपको डॉक्टर के पास ले जाना ही भूल गए, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, या आपने कहा कि भाई मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और कहेंगे यार ये बाद में नहीं हो सकती, और वो जो आपका पार्टनर है वो कहे कि यार कितना अनकेयरिंग बिहेवियर है। लेकिन
ADHD वाला जो फ़र्द है वो कहे कि देखिए मैं तो मतलब अपना सब कुछ तन मन धन लुटा सकता हूँ और लुटा दिया मैंने। तो इस तरह की क्योंकि ये स्पाइक्स में आ रहा होता है उनकी अटेंशन और इन अटेंशन वाला जो उनका बिहेवियर है, तो ये पर्सनल लाइफ में भी, इमोशनल, स्पाउसल, क्लोज रिलेशनशिप्स में भी ये प्रॉब्लम आता है और वर्क लाइफ में भी आता है। वर्क लाइफ में ऐसे लोगों को अनप्रेडिक्टेबल समझ लिया जाता है, हालांकि अच्छा उनको रखा इसलिए जा रहा होता है या उनको रिटेन इसलिए किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज का इशू तो नहीं है, दे आर वेरी कैपेबल पीपल, दे माइट बी, लेकिन उनकी जो इस तरह की जो फ्लक्चुएशन है उनके मूड में या उनके टेम्परामेंट में, उसको उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले से लिया जाता है और फिर उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल शायद ना समझा जाए। वर्क कल्चर में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन या उसके लिए असाइनमेंट के लिए उनको बहुत डिपेंडेबल रिसोर्स नहीं समझा जाता। तो ये वाले चैलेंजेस जो हैं वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और इस तनाजुर में देखें कि इन लोगों को, ADHD के हामिल लोगों को सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सेल्फिश समझा जाता है, अपनी ज़ात में मगन, अपने आप में गुम, अपने आप को तरजीह देने वाले लोग, खुद गर्ज लोग, ये समझा जाता है, जबकि दरअसल ये ऐसे नहीं होते। मतलब इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट में सेल्फिशनेस नहीं है। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड रिजल्टेंटली स्टेट ऑफ बॉडी, माइंड बॉडी, जिसके नतीजे में ये जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट हो रहा है कि दे आर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंट्रिक। सर, जो आप रिलेशनशिप चैलेंज का कह रहे थे, तो उसमें अक्सर लाइक वन ऑफ द चैलेंज दैट यू से कि क्योंकि ये हाइपर एक्टिव होते हैं तो कॉमनली दे फेस के अगर उनका पार्टनर घर पे बैठ के या फिर कहीं एक जगह बैठ के रिलैक्सिंग कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है, बिकॉज दे आर हाइपर एक्टिव, दे वांट टू गो आउट, डू समथिंग एडवेंचरस दैट मूव्स देयर बॉडी, तो इसमें इनका क्लैश आना लाइक इज इट वेरी कॉमन? देखिए मैंने पहले बताया ना, रिलेशनशिप में तो क्लैश आएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच आ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ ADHD नहीं तो हर जगह पे रिलेशनशिप में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो बेसिकली इट इज द मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑन द पार्ट ऑफ देयर पार्टनर्स, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। अच्छा, इसमें एक तो ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन इसमें भी एक कैच है। आप कह रही हैं ADHD जो है वो हाइपर एक्टिव होगा, वो कहेगा कि चलो हाइकिंग पे चले, नाउ इज द टाइम, और बेगम साहिबा या हस्बैंड जो होंगे जो नॉन ADHD हैं वो कहेंगे नहीं, हमने तो घर में बैठ के योगा करना है या बेड में टकिन होके हमने फ्रेंड्स की एक एपिसोड देखनी है और बाहर से कोई चीज़ खाना मंगवा लिया जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मे बी द अदर वे अराउंड। मैंने आपसे पहले कहा कि ADHD अपने लो मूड्स के उसमें, देखिए एडेप्टिव एनर्जी है ना, ADHD पूरा हाइपर एक्टिव। अब भाई मशीन तो है नहीं कि जिसमें आप फ्यूल दिए जा रहे हैं, वो एडेप्टिव एनर्जी डिप्लीट हो जाती है ख़ास टाइम पर, फिर एक लो मूड और लो स्पेल भी आता है। उसके अंदर हो सकता है कि वो बिल्कुल विड्रॉन फील कर रहे हों, एक खामोशी उन पर, एक प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस उनके ऊपर तारी हो, और इन्हें एक ADHD पैरालिसिस भी हो सकता है जिसमें ये प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं, अहम चीज़ें होने से रुक गई, असाइनमेंट्स अनफिनिश्ड हैं, इंपॉर्टेंट काम होने हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो एक तो है ना कि वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं तो उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, एक है वो अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हैं, स्लगिश भी हो रहे हैं, तो भी उसके नतीजे में भी जो रिलेशनल इश्यूज हैं वो अराइज हो सकते हैं, इवन वर्क प्रॉब्लम्स एज वेल। बिल्कुल, एग्जैक्टली अब आप इस पर आएँ कि किसी बहुत अहम असाइनमेंट पे ADHD पैरालिसिस हुआ है और प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, एंड आई नो मैनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ बीइंग बॉर्डर लाइन ADHD के 11th आवर तक चीज़ें डिले हो रही हैं। अच्छा, बीच में काम नहीं हो रहा और 11th आवर नहीं तो 10th आवर पे आके अचानक एक हवड़ दवड़ मच गई और जनाब वो खुद भी एक फ्रेंजी में है, अपनी टीम को भी फ्रेंजी में डाला हुआ है, लोग कहेंगे कि जनाब ये काम तो पहले भी हो सकता था। सो ये वाले प्रॉब्लम ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल स्फेयर्स में भी हो सकते हैं। राइट। तो सर, जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन या लाउजीनेस की बात करें, एक इसमें ये भी एस्पेक्ट होता है टाइम ब्लाइंडनेस का कि वेयर दे आर अनएबल टू असेस, तो कैन यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल? जी, टाइम ब्लाइंडनेस जैसे नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ लाइक हैविंग अ ब्लाइंड स्पॉट टू assess, evaluate time accurately or precisely। देखिए, टाइम की परसेप्शन वैसे तो सब्जेक्टिव है ना, एक दोस्त के इंतज़ार में गुजारे हुए 3 घंटे और एक दोस्त के साथ गुजारे हुए 3 घंटों की जो परसेप्शन होती है कि कितना टाइम गुजरा, कितना मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल इसी तरह टाइम ब्लाइंडनेस जो ADHD के लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसमें होता है कि
अगर उन्हें ये एहसास हो कि कोई काम अभी होना है तो वो बिल्कुल अभी अभी होना है. इट हैज़ टू हैपन within next 10 minutes. Something has to be brought within next 10 minutes. They have to reach somewhere within next 10 minutes, right? एक ये भी टाइम ब्लाइंडनेस की इंडिकेशन होती है. दूसरी टाइम ब्लाइंडनेस की होती है कि जनाब उन्हें 9 बजे दफ्तर पहुंचना है. आज तो लाजमी, वैसे तो रोज़ाना लेट हो रहे हैं लेकिन आज लाजमी पहुंचना है क्योंकि शार्प 9 o'clock एक मीटिंग शुरू होनी है जिसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी हैं. तो वो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, तैयार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनकी सारी प्रेप्स चल रही हैं, लेकिन दे आर अनएबल टू असेस कि नाउ दिस पार्ट ऑफ प्रेपरेशन शुड हैव बीन कंप्लीट. वो नहीं हो रहा और दे एंड अप वेस्टिंग टाइम एंड अगेन दे एंड अप बीइंग लेट एट देयर मीटिंग. सर यू मेंशन टाइम ब्लाइंडनेस और ये मूड इरेगुलरिटी, तो इनका क्या कोई न्यूरोकॉग्निटिव रीजन भी हो सकता है? जी बिल्कुल. एज ऑल ऑफ अस नो बाय नाउ, थैंक्स टू न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कि वी आर हार्ड वायर्ड, न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं. तो बुनियादी तौर पर जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है या डिसफंक्शन है वो इनके जो थिंकिंग और एग्जेक्टिव सेंटर्स ऑफ द ब्रेन है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन, जो कैनोपी की शक्ल में हमारे एमिगडाला जो कि इमोशनल ब्रेन है उसके ऊपर कायम होता है, जमा हुआ होता है, ये एक्टिव नहीं होता अनटिल लेट 20s. और ये उस तरह फंक्शन नहीं करता जिस तरह एक नॉन ADHD पर्सन का करता है. सो बुनियादी तौर पर इनकी परसेप्शन इमोशनली प्राइम्ड होती है, और जो हमने इनके सेल्फ सेंट्रिसिज्म और सेल्फिशिज्म की बात की जो कि परसीव्ड होता है वो इस बिना पे होता है, और जैसे कि हमने इनके सेल्फ सेंट्रिसिज्म और सेल्फिशनेस की बात की वो इस बिना पर होता है कि दे आर अनएबल टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव इनटू अकाउंट, because this kind of perspective taking requires your higher order functioning of cortical areas, जो दिमाग का एग्जेक्टिव सेंटर है, और ये इनका फुली डिवेलप्ड भी नहीं होता और फुली फंक्शनल नहीं होता. शायद फिजिकली तो डिवेलप्ड होता हो, लेकिन ये वाली तारें जो है ना दिमाग की, इसमें वो तो कहते हैं ना गर्म तार और ठंडी तार, तो इसकी जो गर्म तार होती है ना वो एक्टिव नहीं होती, तो उसमें से करंट उतना नहीं पास हो रहा होता जितना एक नॉन ADHD ब्रेन में हो रहा होता है. फॉर इंस्टेंस इन ADHD के लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक कोई नहीं महसूस नहीं होता. एनी फीडबैक जो इनके किसी भी कॉलोफेल के ऊपर आप दे दें, ये उसको नेगेटिवली परसीव करने पर ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं. दे आर रिजेक्शन सेंसिटिव, राइट. सो अगर आप इनकी किसी बात को, इनके किसी प्लान को, इनकी किसी ख्वाहिश को रद्द करेंगे या उसके बरक्स कोई अपनी ओपिनियन देंगे तो ये समझेंगे कि वी आर बीइंग इनवैलिडेटेड, वी आर बीइंग रिजेक्टेड, एंड दे विल बी reacting to that perceived rejection more undesirably than any non-ADHD person. So एक ये rejection sensitivity जो है ये भी एक बड़ा कॉमन फीचर है, और अगेन ये आपके जो एग्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हैं उनके लेस फंक्शनल होने की वजह से सामने आता है. अच्छा, एक चीज़ जो हमारे क्लाइंट्स आके हमें रिपोर्ट भी करते हैं कि इनकी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं ना, जिनको ये थॉट प्रोसेसेस कह रहे होते हैं, दे आर लाइक एज वी नो दैट थॉट्स आर न्यूरोकेमिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस. तो इनकी इम्पल्सेस बहुत क्विकली मूव कर रही होती हैं. इनकी थॉट ऑसिलेशन जो है वो बहुत क्विक हो रही होती है, और इस थॉट ऑसिलेशन की वजह ये है कि इनके जो एग्जेक्टिव ब्रेन है वो ऑब्जेक्टिवली सिचुएशंस को कॉग्नाइज नहीं कर रहा होता है, और इस इमोशनल प्राइमिंग के नतीजे में इनके दिमाग में एक तो हमारे पास रिपोर्ट होती है कि कुछ क्लाइंट्स ने कहा कि उनको एक आवाज़ सी लाइक जूम जूम की एक आवाज़ भी इनको महसूस हो रही होती है. ये टेनाइटिस नहीं है, वो एक और कंडीशन है, लेकिन इनके दिमाग से ये आवाज़ें आ रही होती हैं. इट इज़ नॉट सम हाइपर सेंसिटिविटी टू यू नो सम एक्सटर्नल साउंड्स, इट comes from within. और दूसरा
इसी का जो एक साइकोलॉजिकल फॉल आउट होता है वो ये कि देयर ब्रेन एट टाइम्स कुक स्टोरीज एंड क्रिएट सर्टेन सिनेरियोज एंड फ्रेम्स, फिल्म लाइक फ्रेम्स, जिसमें ये पूरी एक स्टोरी अपने दिमाग में डेवलप कर लेते हैं अबाउट सम पर्सन, अबाउट सम सिचुएशन, and they start believing in it that is true, right? And because it is not objectively validated or inclined towards the external realities or externalities, तो ये उन्हीं के अपने दिमाग का एक cooked up broth होता है और जिस पर फिर ये बिलीव भी करते हैं और उसी की बेसिस पर अपने एक्शंस और रिएक्शंस को भी सेट करते हैं। ओके, सो डॉक्टर यासिर, एक और चीज़ जो ADHDers फील लाइक इज इमोशनल परमानेंस या फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट, तो ये क्या चीज़ है? हाँ जी, इनको मुस्तकिल मुसलसल एक्सटर्नल रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं बाज़ औक़ात उन चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए जो इनको पहले रियलाइज़ करवाई जा चुकी होती हैं, क्योंकि ये बहुत देर तक कुछ ख़ास जो मेमोरीज़ हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई पैटर्न्स हैं वो रिटेन नहीं कर पाते ना। हमने बात कर ली कि बिकॉज ब्रेन इज़ हाइपर एक्टिव और जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस हैं तो वहाँ स्टोरेज वाला जो इनकी जो रैम है वो ज़्यादा देर तक इनकी वर्किंग मेमोरी के अंदर नहीं रहता, तो इनको बार बार रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। और इसकी एक और वजह भी है कि they might be hypersensitive towards certain external sensory stimuli, like कुछ लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होगी, कुछ लोगों को बड़ी जल्दी ADHD के आमिल लोगों को जल्दी बहुत मामूली सी आवाज़ गैर मामूली हर्ट्ज़ पे जाके वो सुन सकते हैं, कुछ की सेंस ऑफ स्मेल ऐसी होगी, सेंस ऑफ टेस्ट ऐसी होगी कि साथ बैठे आपने बड़ी महंगी सी दुम्बे की कढ़ाई मंगवाई, सारे मज़े लेके खा रहे हैं और एक साहब कह रहे हैं इसके अंदर तो बड़ी स्मेल आ रही है और वो दे आर बीइंग वेरी रिएक्टिव एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्मेल जो और किसी को नहीं आ रही लेकिन उनको आ रही है। सो ये हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने में आती है ADHD के हामिल लोगों में। So is there a message for people who have by now realized that they might have ADHD, and maybe also for the people who know people who have ADHD? Maybe that later part is very important. जो लोग ADHD के साथ रह रहे हैं, एक तो उन्हें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो पर्सनल रोमांटिक स्पाउसल रिलेशनशिप है या ऑक्यूपेशनल कोलिजियल रिलेशनशिप है, तो जिसको ADHD है उसने तो रियलाइज़ कर लिया और अभी तक तो रियलाइज़ कर लिया ना जितनी हमने बातें की हैं। सो इट इज़ अ मैनेजमेंट, इट्स अ सेल्फ मैनेजमेंट एंड अपस्किलिंग प्रोसेस। यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड, तो इट कैन बी रीवायर्ड। जिस तरह घर की मोटर जल जाती है तो आप जाते हैं कि कॉपर की वायरिंग कर दो इसके अंदर, तो आप वो रीवायरिंग जो है वो कर सकते हैं ख़ुद को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजार के, स्लोइंग डाउन ब्रेन, कॉग्निटिव ब्रेक्स, बोर्डम एक्सपीरियंस, इस तरह की चीज़ों के ज़रिए भी सिम्प्टोमेटिकली भी ADHD को मैनेज किया जा सकता है और कॉग्निटिवली भी मैनेज किया जा सकता है आफ्टर रियलाइजिंग इट। बट द पीपल हु आर लिविंग विद ADHDers, they need to know that ADHD people are not selfish, not self-centric, are not narcissists. They are having a condition which has got very self-evident foundation and basis in their neurocognitive programming. So इसकी reprogramming और rewiring के लिए उनकी मदद भी चाहिए होगी।